नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भाजपा के विकेट गिरते जा रहा है, वो हमारी रणनीति नहीं समझ पा रही, अखिलेश। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में शराबबंदी पर भाजपा जदयू फिर आमने सामने, सुशील मोदी चिंतित। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में कोरोना विस्फोट, पहले दौर के जिलों में ही सबसे ज्यादा केस, क्या चुनावी रैलियों से पाबंदी हटाएगा आयोग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। भाजपा के विकेट गिरते जा रहा है, वो हमारी रणनीति नहीं समझ पा रही, अखिलेश। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि एक एक कर उसके विकेट गिरते जा रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी की रणनीति को समझ ही नहीं पा रही। यादव ने भाजपा के 2 मंत्रियों और 6 अन्य विधायकों को समाजवादी पार्टी में शामिल करते हुए यह बात कही, जिन्होंने हाल में भाजपा छोड़ने की घोषणा की थी। भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए विधायकों में अधिकतर अन्य पिछड़ा वर्ग से भाजपा के 6 विधायकों के अलावा उसके सहयोगी अपना दल सोनेलाल के एक विधायक ने भी यहां पार्टी कार्यालय परिसर में एक बड़ी जनसभा में कोविड के मानदंडों को धता बताते हुए सपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए विधायकों में अधिकतर अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। एक अधिकारी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन उल्लंघन की जांच कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी सभाओं पर रोक लगा रखी है। यादव ने विधायकों के सपा में शामिल होने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के लगातार विकेट गिर रहे हैं। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, इसलिए उनसे कैच छूट गया। इस बार तो भाजपा वाले ऐसे हिट विकेट हुए कि कोई इस रणनीति को समझ नहीं पाया। पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान को उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए 7 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि उसे उत्तर प्रदेश चुनाव में 3/4 सीटों पर जीत मिलेगी, जिसका अर्थ है कि उन्हें केवल 3 या 4 सीटें मिलेंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी पर भाजपा जदयू फिर आमने सामने, सुशील मोदी चिंतित। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नेता भले ही दावा करे कि सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। सम्राट अशोक को लेकर भाजपा और जदयू में हुई तनातनी के बाद अब शराबबंदी को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जहां जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा के एक बयान पर आईना दिखाने की कोशिश की, तो जदयू ने भी उन्हें नसीहत देने में देर नहीं की। भाजपा सांसद जायसवाल ने अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट करते हुए जदयू को नसीहत दी, मीडिया की दुनिया से बाहर जाकर अपनी पंचायत के ही किसी आम व्यक्ति से संपर्क कर लीजिए, शराबबंदी और पुलिस की भूमिका समझ में आ जाएगी। उन्होंने लिखा कि उनकी प्रवृत्ति नहीं कि व्यक्तिगत आरोपों का जवाब दे। मुझे पता चला कि जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा उनके लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण हुई मृत्यु के बाद वहां जाने पर जवाब मांग रहे हैं। जदयू प्रवक्ता का मुझसे सवाल करना बताता है कि यह जदयू का बयान है, क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखता है, अपनी व्यक्तिगत नहीं। जायसवाल ने आगे यह भी लिखा कि वे जहरीली शराब से मरने वालों के स्वजनों के घर गए थे और आगे भी जाते रहेंगे, आर्थिक मदद भी करेंगे। कोई जहरीली शराब पीकर मरता है तो निश्चित ही वो अपराध है, पर इससे प्रशासनिक विफलता के दाग को धोया नहीं जा सकता। शासन के एक घटक दल के अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी विफलता है। वे उन गरीबों से इंसानियत के नाते मिलने गए थे, पीड़ित परिवारों को थोड़ी सी मदद भी की है, क्योंकि गुनाहगार मरने वाले थे, ना कि उनके स्वजन। जायसवाल के इस बयान के बाद जदयू प्रवक्ता झा ने कहा कि क्या यह समझा जाए कि संजय जायसवाल शराबबंदी के खिलाफ जो बोल रहे हैं वो भाजपा का स्टैंड है। दरअसल उनके बयान से यह साफ मालूम हो रहा कि उन्होंने पूर्व में दिए गए अपने 2 विरोधाभासी बयान पर सफाई देने की कोशिश की है। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि सम्राट अशोक के खिलाफ अपशब्द कहने वाले दयाशंकर सिन्हा से पुरस्कार वापसी की मांग के समर्थन में है या नहीं। जायसवाल इससे पहले भी शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की बात कर चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कोरोना विस्फोट, पहले दौर के जिलों में ही सबसे ज्यादा केस, क्या चुनावी रैलियों से पाबंदी हटाएगा आयोग। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग आज अपने उस फैसले की समीक्षा करेगा जिसके तहत चुनावी राज्यों में 15 जनवरी यानी आज तक के लिए चुनावी सभाओं और रैलियों पर पाबंदी लगाई गई थी। आयोग ने कहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए ऐसी पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन बाकी राज्यों को छोड़ अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो देश की सबसे बड़ी आबाद वाले राज्य में तो कोरोना विस्फोट हो चुका है। अभी शुक्रवार को राज्य में 16,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में बीते 6 दिनों के दौरान 70,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या 350% से ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं प्रतिदिन एक्टिव पॉजिटिव केस की तादाद में भी 200% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति उन जिलों की है जहां पहले ही चरण में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने जो कार्यक्रम घोषित किया है उसके मुताबिक पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में मतदान होना है।
इनमें से 7 जिलों में स्थिति गंभीर नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर ऐसे जिले हैं जहां 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि कम से कम पहले दौर के लिए तो अभी जनसभाओं की अनुमति मिल पाएगी। आज जब चुनाव आयोग प्रचार के तौर तरीकों पर फैसला लेने के लिए अपनी बैठक करेगा तो उसके लिए यह फैसला करना मुश्किल होगा, क्योंकि बड़े राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों और सभाओं की अनुमति देने का अर्थ होगा भारी भीड़ का जमा होना, और ऐसे में चुनावी रैलियां ही कोरोना की सुपर स्प्रेडर बन जाएंगी। ऐसे में लगता यही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव प्रचार वर्चुअल मोड में ही होगा। बताते चले कि चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में मतदान होगा। इनमें गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा शामिल हैं। इन जिलों की 58 विधानसभाओं में चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो चुकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद गोवा में बैकफुट पर बीजेपी, महंगाई और राज्य सरकार में भ्रष्टाचार ने बढ़ाई टेंशन। जी हां दोस्तों, 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी गोवा में बैकफुट पर है। कैथोलिक अल्पसंख्यक समुदाय के 3 विधायकों समेत 4 विधायकों ने जिस तरह पार्टी छोड़ी है, उससे ऐसा होना स्वाभाविक भी है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देकर पार्टी ने अपने लिए मुसीबत मोल ली है, लेकिन पार्टी अब भी कुछ नहीं सीख रही। मरगांव का ही उदाहरण ले। पार्टी ने अब तक यहाँ किसी को उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, फिर भी एक व्यक्ति ने अपने को पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अपना चुनाव कार्यालय भी खोल दिया और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में प्रचार भी आरंभ कर दिया। बाद में वो दौड़ से ही हट गए। इससे विधायक और पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की स्थिति ही मजबूत हुई। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बड़े बेटे उत्पल ने बिना नामांकन ही राजधानी पणजी में प्रचार आरंभ कर दिया है। यहाँ स्थिति विचित्र है। यह कांग्रेस से आए बाबुश मुनसरेटे विधायक हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने यहां मुनसरेटे और उत्पल के बीच उम्मीदवार चयन के लिए गोपनीय मतपत्र से मतदान कराया है। वैसे माइकल लोबो के मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफे ने भी पार्टी को गंभीर संकट में डाल दिया है। लोबो अपनी पत्नी के लिए भी पार्टी से टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इसके लिए मना कर दिया। वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी में यह कहने वाले कई लोग हैं कि लोबो सिर्फ नाम के लिए ही पार्टी में थे। बहुत पहले ही वो पार्टी से जाने का मन बन चुके थे, लेकिन यह भी सच है कि कई विधायकों की जीत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और उनके पार्टी बदलने से इन्हें फर्क पड़ेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजनीतिक रैलियों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक जारी, उठाया जा सकता बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग रैलियों एवं जनसभाओं पर लगी पाबंदी की समीक्षा कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव के साथ आयोग मीटिंग करने के पश्चात निर्णय लिया जाएगा कि रैलियां, सभाएं, यात्राएं करने की मंजूरी दी जाए या नहीं। इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है। इस मसले पर दोपहर 2 बजे तक आयोग की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी कर दिया जाएगा। वहीं शुक्रवार को हुई मीटिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा एवं दोनों चुनाव आयुक्त इस बात पर एकमत थे कि कोरोना रफ्तार से बढ़ रहा है तथा रैली पर पाबंदी जारी रखना ही उचित होगा। चुनाव आयोग की मीटिंग में शुक्रवार को सपा द्वारा किए गए उल्लंघन का मसला सम्मिलित है। आयोग उल्लंघन पर फ़ के अतिरिक्त जुर्माना लगाने का फैसला भी ले सकता है। लखनऊ समाजवादी पार्टी दफ्तर में रैली में भीड़ जुटाए जाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह खबर लखनऊ के सीपीडी के ठाकुर ने दी है। वही पुलिस अफसर ने कहा कि खबर प्राप्त हुई थी कि लगभग 2500 लोग सपा के दफ्तर में जमा हुए थे। लखनऊ के सीपी ने कहा कि हमारी टीम ने वहां पहुंचकर समारोह को रोक दिया, साथ ही नियम के उल्लंघन के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही आयोग ने चुनाव की दिनांकों का ऐलान करते हुए 15 जनवरी तक सभी प्रकार की रैलियों पर पाबंदी लगा दी थी तथा केवल विजुअल कैंपेन की अनुमति दी गई थी। चुनाव आयोग के फिलहाल जो गाइडलाइन जारी की हैं, उसके अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा कोई भी पद यात्रा, साइकिल यात्रा या रोड शो निकालने पर प्रतिबंध है। धर्म सिंह सैनी का दावा, 10 मार्च को सीएम बनेंगे अखिलेश, फिर 2024 में पीएम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का संग्राम शुरू होने से पहले दल बदल की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच गुरुवार को भाजपा से इस्तीफा देने वाले विधायक और आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लखनऊ में सपा के कार्यालय पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के उपस्थिति में उन्होंने कहा कि आज का ये कार्यक्रम आचार संहिता की वजह से पार्टी कार्यालय में हो रहा है, वरना प्रतिबंध न होता तो 10 लाख से ज्यादा लोगों की रैली करके आपका स्वागत किया जाता। इसके साथ डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा कि हम मकर संक्रांति पर शपथ लेते हैं, संविधान बचाने के लिए और दलित शोषितों को अत्याचार से बचाने के लिए 10 मार्च को समाजवादी सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जो मानवता मुझे अखिलेश यादव से मिली वो कहीं और नहीं मिली, क्योंकि मैं बीएसपी और बीजेपी दोनों में रहा हूँ।
वहीं सैनी ने कहा कि 10 मार्च 2022 को हम आपको मुख्यमंत्री और 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे। सैनी के भाजपा से इस्तीफा देने पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा था कि सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह व बल मिला है। सपा में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है।